वेलकम टू एमएफ लाइफ। आज हम सीखने वाले हैं लेसन नंबर 3। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में दोस्तों हम फिगर्स, डेटा, चार्ट्स को एनालाइज करते हैं और ऐसी कहावत है कि फिगर्स आर लाइक वुमन इन ए बिकिनी, व्हाट इट रिवील्स इज इम्पोर्टेंट बट व्हाट इट डजंट इज मोर वाइटल। तो डेटा को एनालाइज करना अपने आप में एक कला है और इसे हम रीडिंग बिटवीन द लाइंस भी कहते हैं। जैसा हमारे माननीय बाला साहेब ठाकरे कहते थे कि न्यूज़ में आया क्या है और हमें समझना क्या है, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। राइट। अगर मान लो अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट की कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हो और उसके अंदर उसने लिखा है कि मेरे हिसाब से कंपनी के फाइनेंसेस सही है, या फिर उसने लिखा है कि कंपनी की मैनेजमेंट के हिसाब से कंपनी के फाइनेंसेस सही है, चीज़ वही है लेकिन मतलब अलग है। आप समझ रहे हो? तो एक सेंटेंस में वो कह रहे हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि सब कुछ सही है, और दूसरे सेंटेंस में वो कहना चाहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैनेजमेंट के हिसाब से सब कुछ सही है। अब कैसे कि वो जो कंपनी है वो उसकी क्लाइंट है, अब वो क्लाइंट की डायरेक्टली बुराई नहीं कर सकता, तो उसे कुछ ना कुछ अच्छे शब्दों में लिखना चाहिए, और वो है ऑडिटर। राइट। सो वो कुछ गलत भी नहीं लिख सकता। तो ऐसे वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे रियल चीज़ जो है वो हिडन रह जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, नंबर्स, डेटा, फिगर्स, एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। तो उन्हीं सारी चीज़ों का बेसिक हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, हम इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो चीज़ों से बना हुआ है। राइट। एक होता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या है कि मुझे इनकम क्या आ रही है और उसमें से मुझे खर्चा क्या हो रहा है। राइट। मेरा सैलरी कितनी है और मेरे घर के एक्सपेंसेस कितने हैं, वैसे ही है। इनकम स्टेटमेंट को दूसरी भाषा में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। राइट। क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंसेस हमें या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। ठीक है ना। तो कैश फ्लो भी बोलते हैं। ओके। सो अब बैलेंस शीट सेकंड पार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज। एसेट्स वो चीज़ें जो हमें पैसा देती है, लाइबिलिटीज वो चीज़ें जो हमसे पैसा लेती है। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, इसको हम लोग कहते हैं नेटवर्थ। ठीक है। तो वो नेटवर्थ को हम लोग इक्विटी भी कहते हैं, इसको हम लोग बुक वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है। अलग अलग शब्द है सेम चीज़ की, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि हम कितने अलग अलग शब्दों से इन सारी चीज़ों को मतलब बता बोलते हैं। राइट। सो अब ये जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम माइनस एक्सपेंसेस कैश फ्लो होता है, तो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ठीक है। और एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज नेटवर्थ होगा, या फिर उसको हम लोग इक्विटी भी कहते हैं। सो कैश फ्लो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वी कैन कॉल इट एज सरप्लस और डिफिसिट। तो अगर पॉजिटिव होता है तो हम लोग सरप्लस कहते हैं उसको, नेगेटिव होता है तो हम उसको डिफिसिट कहते हैं। okay. Net worth is typically an overrated number and it is much less important than cash flow। ठीक है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी है हमारा म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है या घर है, अगर वो प्राइस में ऊपर नीचे जाता है और हम उसको कैश नहीं कर रहे, हम उसको बेच के पैसा नहीं कमा रहे, तो क्या हो रहा है कि हमारा बस नेटवर्थ ऊपर नीचे हो रहा है और हमें कोई कैश फ्लो नहीं आ रहा। ओके। तो हमें ऐसे एसेट्स चाहिए जो हमें कैश फ्लो रेगुलरली, मतलब ये नेटवर्थ तो ऊपर जानी ही चाहिए, नो डाउट, पर हमें रेगुलरली कैश भी आना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग एग्जैक्टली करते क्या है कि हम लोग एनालाइज करते हैं, वो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कंपनी हो, चाहे इंडिविजुअल हो। ओके। हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। राइट। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये एक हेल्थ रिपोर्ट की तरह है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग डायग्नोस करते हैं प्रॉब्लम्स को। जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है कि हमें बीपी है या डायबिटीज़ है। राइट। तो वैसे ही प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करते हैं हम, और देखते हैं कि वीकनेस का कारण क्या है। ओके। फिर हम देखते हैं कि उसके ऊपर पॉलिसी क्या होगी जिसके कारण उस वीकनेस को हम ओवरकम कर सके। ठीक। अब खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए तो हम खुद की पॉलिसी बनाएंगे। राइट। और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं या गवर्नमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि उनकी पॉलिसी सही है या नहीं।
जैसे फॉर एग्जांपल अभी मोदी जी ने 10 करोड़ 12 करोड़ और बढ़ा दिए, राइट। तो वो सब, वो क्या है, वो पॉलिसी का एक हिस्सा है, राइट। तो टैक्सेस कम करना, इतने सारा पैसा बांटना, फंड्स रेज करना, लोन्स को थोड़ा सा डिले करवाना छोटे कंपनीज के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें क्या है, ये पॉलिसी का हिस्सा है, क्योंकि अभी हमारी इकोनॉमी वीक है। तो इसके ऊपर और क्या क्या पॉलिसी चला सकता है हमारा देश, जिसके कारण हम इन सारी चीज़ों से बाहर निकल सके, राइट। और उसके बाद रिजल्ट क्या आता है, या तो विनर होंगे या तो लूजर होंगे। तो हमें देखना है कि गवर्नमेंट विनर है या लूजर बन रही है, इकोनॉमी कैसी हो रही है, राइट। या फिर कंपनी कैसी होगी, विनर होगी क्या लूजर होगी, वो कंपनी के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हाल ही में मैं फेसबुक के ऊपर वीडियो देख रहा था, तो वहाँ पे एशियन पेंट्स के मैनेजमेंट थी, और वो कह रहे थे कि अभी वो सैनिटाइजर्स में भी आ रहा है, ओके। तो कैसे ज़माने के हिसाब से अभी के जो लेटेस्ट जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उन्होंने और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के सोचे। जबकि मतलब जो भी बिजनेस है, राइट, जो बिजनेस जैसा है अभी जो चल रहा है उसके अंदर वो एंट्री कर रहे हैं, प्रोवाइडेड ये भी देख रहे हैं कि वो उनके मेन बिजनेस से ज़्यादा दूर भी ना हो। जैसे एशियन पेंट्स पेंट्स में था, राइट, बिल्डिंग मटेरियल्स में आया, फिर जो वाटर प्रूफिंग है उसके अंदर आया, और हर चीज़ में ग्रो कर रहा है, किचन सेगमेंट में आया। सो रिलेटेड बिजनेस के अंदर ही वो ग्रो कर रहा है। और सैनिटाइजर कैसा है कि ये हाइजीन के बारे में, जैसे कि उन्होंने पेंट भी ऐसे बनाए हुए हैं जो एयर मतलब एयर को प्यूरिफाई करते हैं, एंटीबैक्टीरियल पेंट्स हैं। तो सैनिटाइजर भी उसी चीज़ का एक सिस्टम है, राइट, उसी रेंज में प्रोडक्ट कैटेगरी आती है। सो आप देख सकते हो कि वो उनकी ऐसी पॉलिसी है, उसी से पता चलता है कि विनर होंगे या लूजर होंगे, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे तो नया नया प्रॉफिट होगा, तो ग्रो करेंगे, राइट। सो एक जो पॉलिसी होती है, राइट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पॉलिसी से अफेक्ट होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको सच बताता हूँ, वो चाहे मतलब यूएस के अंदर आपने देखा होगा, राइट, टेररिस्ट अटैक हो गया था, बिन लादेन ने अटैक किया था, ऐसा कहते हैं। फिर हमारे देश के ऊपर भी कई सारे आतंकवादी हमले हो गए। तो कोरोना वायरस भी है जिसके कारण इतना सारा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। तो ये सारी चीज़ें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, इससे काफ़ी कम नुकसान होता है अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर कंपनी गवर्नमेंट की या कंपनी की मतलब पॉलिसी खराब होगी, ठीक है, तो अगर वो पॉलिसी ही खराब होगी तो बहुत नुकसान होता है। जैसे आपने कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में देखा होगा, इन्फ्लेशन भयानक बढ़ा है, राइट। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल देखा होगा तो उसने अंदर मैंने वेनेजुएला के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बताया हुआ है, राइट। तो एक पॉलिसी किसी भी देश को, किसी भी कंपनी को, किसी भी इंसान को बर्बाद कर सकती है या आबाद कर सकती है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉलिसी। मतलब ये ऐसे ही है जैसे हैबिट्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ग्रोथ, राइट। हमारी कैसे हैबिट्स है, अच्छे हैबिट्स है या बुरे हैबिट्स है, राइट। हम अगर लेट उठ रहे हैं, हम हाइजीन ठीक से नहीं रख रहे, हम पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे, तो अगर हमारी पॉलिसी ऐसी होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, हम हमारी हेल्थ खराब होगी, हम कम पैसे कमाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें होंगी ही होंगी, right? तो जैसे हैबिट्स होती है वैसे ही पॉलिसीज होती है। सो गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। सो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो इतनी इम्पोर्टेंट होती है पर ज़्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आती। तो गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण कॉरपोरेट्स भी इफेक्ट होते हैं, इंडिविजुअल्स भी इफेक्ट होते हैं, राइट, हम जैसे लोग भी इफेक्ट होते हैं। तो गवर्नमेंट के पास कौन सी पॉलिसीज है, तो गवर्नमेंट दो पॉलिसीज चलाती है। एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है फिस्कल पॉलिसी, ओके। तो मॉनेटरी पॉलिसी से वो इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई मैनेज करते हैं, फिस्कल पॉलिसी से टैक्सेंस में। अब ये होता क्या है, हम सिंपल भाषा में समझते हैं, ठीक है। ये समझ गया तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ चैनल में आता है या न्यूज़पेपर में आता है, तो वो सारी चीज़ें आपको लॉजिकली समझने लगेगी, जो अभी सारा चीज़ें बाउंसर जाता है। और फेसबुक के ऊपर कुछ भी पोस्ट आता है तो आप उसको विश्वास कर देते हैं, मोदी गवर्नमेंट ऐसे, पप्पू गवर्नमेंट ऐसे, राइट। वो कंपेयर करते हैं ऑयल प्राइजेस एंड ऑल, कौन सी गवर्नमेंट ने कैसा काम किया, कैसे अच्छा किया।
किसी को कुछ नहीं समझ में आता, सारे लोग सिर्फ इमोशंस के ऊपर डिसीजन लेके वोटिंग करते हैं। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें समझोगे तो आप गवर्नमेंट को समझने लगोगे। तो हम समझते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। सो मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो आरबीआई सेट करती है। ओके, फिर ये करते क्या है, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखते हैं और लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी मतलब कैश जो मार्केट के अंदर है। तो हम करेंसी को करेंसी क्यों कहता है, क्योंकि जो पैसा है वो बहते रहना चाहिए। तो जितना पैसा एक दूसरे से ट्रांसफर होगा, मतलब उतने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, राइट, उतना ज़्यादा पैसा मार्केट के अंदर घूम रहा है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमारी आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है हमारी, राइट, उनके पास वो पावर है कि उससे वो इंटरेस्ट रेट चेंज कर सकता है और मनी आउटफ्लो या इनफ्लो चेंज कर सकता है। अभी ये इससे इफेक्ट कैसा होता है, सिंपल भाषा में समझते हैं। ठीक, मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ यहाँ पे नहीं बताऊंगा, राइट। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, राइट, सीआरआर, एसएलआर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, बैंक बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन में नहीं लेके जाऊंगा, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। कि जैसे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने आपको बताया था कि गाड़ी कब खरीदनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा होगा 10% या फिर 15%, राइट, मैंने आपको बताया था। तो होता क्या है कि आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट्स मैनेज करती है, राइट। जो आरबीआई मैनेज करती है तो बैंक्स को भी रेकमेंड करती है वैसे इंटरेस्ट रेट। तो वो रिपल इफेक्ट है। तो इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो होगा क्या, लोन कम रेट में अगर मिल रहा है, कार लोन कम रेट में मिल रहा है, हाउसिंग लोन कम रेट में मिल रहा है, तो होगा क्या कि लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे, लोग लोन लेंगे, खरीदना स्टार्ट करेंगे, लोन लेंगे, खरीदना स्टार्ट करेंगे। सेम चीज बिजनेस में क्या होगा कि बिजनेसमैन भी सस्ते में लोन लेगा और फिर बिजनेस स्टार्ट करेगा, सस्ते में लोन लेगा, बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो अभी दोनों तरफ बेनिफिट हो रहा है। एक तो बिजनेसमैन नए नए प्रोडक्ट्स बना रहा है और जो पब्लिक है, आम जनता है, वो सस्ते में खरीद रही है। तो प्रोडक्शन हो रहा है, खरीदारी भी हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, खरीदारी भी हो रही है, और एक का एक्सपेंस दूसरे का इनकम होता है। तो ऐसे कर करके इकोनॉमी बढ़ती है, right? अब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करेंगे तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी, लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, right? तो ये जितने भी पॉलिसीज है, तो मनी मतलब मनी सप्लाई भी इससे कंट्रोल होता है। और गवर्नमेंट को अगर पैसा डालना है, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने पैसा डाला मार्केट के अंदर क्योंकि उनको इकोनॉमी वापस फिर से स्टार्ट करनी है, राइट। तो उनको बहुत बहुत सारे स्कीम्स, पैकेजेस, वो सारी चीज़ें लॉन्च करेंगे। क्यों, क्योंकि इकोनॉमी आगे चलनी चाहिए। तो वो मतलब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कर सके। ठीक है, वहाँ से पैसा ज़्यादा डाले या ना डाले, तो उससे वो सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं, तो वो मैनेज करते हैं इंटरेस्ट रेट्स होने। और इससे क्या इफेक्ट गिरता है, इससे इफेक्ट गिरता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। जैसा अगर जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी होगा, राइट। तो विन 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 सिचुएशन होता है, बिजनेसमैन, एम्प्लॉयज़, कंज्यूमर्स, सबके लिए विन विन सिचुएशन। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैनेज करनी होती है। अब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा तो कैसा होता है कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है ना, सॉरी, इंटरेस्ट रेट नहीं, महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट को क्या करना होता है कि ये सारी चीज़ें बैलेंस करनी होती है, कम ज़्यादा कर करके इन्फ्लेशन को मैनेज करना होता है, एम्प्लॉयमेंट को मैनेज करना होता है, देश के तरक्की को मैनेज करना होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। सो अभी हम देखते हैं कि फिस्कल पॉलिसी क्या है। सो फिस्कल पॉलिसी बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट कैसा पैसा लेती है और पैसा कैसा स्पेंड करती है, इस चीज़ के बारे में पॉलिसी होती है। मतलब जो गवर्नमेंट का इनकम है वो टैक्सेस से आता है, फिर वो खर्चा करेगी कई सारी चीज़ों के ऊपर, राइट। तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू क्या करती है, वो टैक्सेस को कम या ज़्यादा कर सकती है, राइट। और वो जो स्पेंडिंग है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें फिस्कल पॉलिसी से होती है। अब हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाई देती है। अब इनकम है, जो गवर्नमेंट का इनकम है वो टैक्स थ्रू आ रहा है, मतलब या तो डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स से आ रहा है।
दोनों ही केसेस में एम्प्लॉयमेंट अच्छी खासी होनी चाहिए, राइट। तो टैक्स एम्प्लॉय से भी ले सकते हैं, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट्स के ऊपर भी तो इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं, तो गवर्नमेंट का इनकम बढ़ता है। फिर बाद में गवर्नमेंट की कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसा बजट के बारे में आपने सुना रहेगा, न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर में देखा होगा, राइट। तो गवर्नमेंट बजट बनाती है। बजट मतलब क्या है? खर्चा। एग्रीकल्चर कल्चर के ऊपर कितना खर्चा करेंगे, मिलिट्री के ऊपर कितना खर्चा करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर कितना खर्चा करेंगे, पेंशन के ऊपर कितना खर्चा करेंगे, राइट। सो वो सारे एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं। जैसा हमारे घर का भी इनकम होता है, घर का भी एक्सपेंसेस होता है, वैसे गवर्नमेंट का भी एक्सपेंस होता है। फिर या तो सरप्लस होता है या तो डिफिसिट होता है, राइट। फिर एसेट्स के अंदर क्या होता है? एसेट्स के अंदर जीडीपी होता है। जीडीपी का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी ये नाम आपने सुना होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये होता क्या है। सो जीडीपी, अगर इन शॉर्ट में बोलूँ, मैं ऐसा फॉर्मूला के अंदर नहीं जा रहा हूँ, इन शॉर्ट में अगर बोलूँ तो हमारे देश के अंदर मतलब सुई से लेके मिसाइल तक, ठीक है ना, कपड़ों से लेके होटल तक, मतलब जो भी खर्चा हो रहा है, जितने भी प्रोडक्ट्स बाइंग हो रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो फाइनल प्राइस है, वो सारा चीज़ मिला के, सारे प्रोडक्ट्स का मिला के हम उसको जीडीपी कहते हैं। मतलब हम सारे लोगों ने मिला के क्या क्या बनाया हुआ है, कंज्यूम किया है, ट्रांजैक्शंस हुए, प्रोडक्ट्स हैं, तो सारा इन टोटल जो बोलते हैं हम लोग जीडीपी। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन, उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी, और उतना ज़्यादा टैक्सेस भी, डायरेक्ट टैक्स भी, इनडायरेक्ट टैक्स भी, राइट। और इसलिए जीडीपी एसेट्स क्लास में आता है। लाइबिलिटीज़ में, ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ में कैसा होता है कि अगर सरप्लस होगा तो हमारी लाइबिलिटीज़ हम कम कर सकते हैं, और डिफिसिट होगा तो हमें और उधार लेना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा देश पहले से ही डिफिसिट में है, और हम और ज़्यादा उधार ले रहे हैं, राइट। ऐसे कई सारे देशों का है कि कंटिन्यूसली उधार लेते जा रहे हैं, राइट। और इससे गवर्नमेंट का पता चलता है कि उनका जो नेटवर्क है वो ज़्यादा है, कम है, कैसा है। तो ये गवर्नमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें पता चलता है। सो जीडीपी से होता क्या है, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि जीडीपी इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ए कंट्री प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए ईयर। उससे हमें आ रहा है इनकम। एक्सपेंसेस में क्या क्या है? डिफेंस के एक्सपेंसेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस है, कोई पहले का उधार है, राइट, डेब्ट हम लोग बोलते हैं, एजुकेशन है, वेलफेयर है, तो ये सारे गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस है। अब हमारे या कंपनी के एक्सपेंसेस, ठीक है, और गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस में फ़र्क क्या है? देखिए, हम हमारे खर्चे कम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट अपने खर्चे कम नहीं कर सकती। उल्टा शायद से उन्हें खर्चा बढ़ाना भी पड़ेगा, राइट, क्योंकि इसके ऊपर उनका वोट बैंक डिपेंड करता है, ठीक है। तो उनको खर्चा तो करना है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकती कि नहीं, हम डिफेंस कम कर देंगे। जिस दिन किया था, उस दिन चाइना ने हमला कर दिया था, राइट, और उसका हमें मतलब हमारे देश को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा, right? तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, रोड्स है, कैनाल्स है, वाटर सप्लाई है, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रहा है क्या? नहीं। तो अगर मुंबई में अगर भीड़ बढ़ रही है तो रेलवे ट्रैक्स भी बढ़ाने पड़ेंगे ना, ट्रेन्स भी बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज पॉपुलेशन को मैनेज कैसे करेंगे, राइट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना ज़रूरी है। पहले का उधार भी क्लियर करना है, एजुकेशन भी बढ़ाना है, वेलफेयर भी बढ़ाना है। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो है गवर्नमेंट के है ही, राइट। तो गवर्नमेंट को ऑप्शन ही नहीं है कि वो एक्सपेंसेस कम करे, उनको उनका इनकम बढ़ाना ही है। ये एक गवर्नमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। सो वो लाइबिलिटीज़ के अंदर फिर काफ़ी सारा लोन ले लेते हैं, जैसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का लोन है, वर्ल्ड बैंक का लोन है, फिर पेंशन होते हैं। अब आपने देखा होगा कि पेंशन बंद हो गए। तो पेंशन क्यों बंद हो गए? क्योंकि एक गवर्नमेंट पेंशन प्रॉमिस करती है और दूसरी गवर्नमेंट को उसका पेमेंट करना पड़ता है, राइट। और ये ऐसे सालों साल चल रहा है। तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा उधार है। पेंशन मतलब बहुत बोझ बन गया है उनके लिए, तो वो नहीं चाहते कि आगे चल के वो सारी चीज़ें बोझ बने, और इसलिए पेंशन्स बंद कर दिए। इनफैक्ट काफ़ी सारे गवर्नमेंट्स ने पेंशन बंद कर दिए कि लॉन्ग टर्म में हमें कुछ भी लोन रखना ही नहीं है, राइट। अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप कैसा है इन सारे नंबर्स का, ठीक है ना। सो does this nation have a strong enough GDP that it can collect enough taxes to pay its debt? मतलब क्या है कि मान लो अगर आपको किसी गवर्नमेंट को उधार देना है, गवर्नमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं? बॉन्ड्स के थ्रू। गवर्नमेंट बॉन्ड्स
बेचती है या खरीदती है, राइट। सो हम गवर्नमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें ये तो देखना चाहिए कि वो गवर्नमेंट मुझे पैसा दे भी सकते हैं या नहीं, राइट। क्या उसकी उतनी हैसियत है हमें पैसा वापस देने की। तो हम गवर्नमेंट को एज ए इंसान ही ट्रीट करते हैं और वो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से समझता है। तो अभी ये कुछ फिगर्स है, ठीक है। तो जैसा अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा जो भी इनकम है और हमारे देश का जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है उसमें से 91 बिलियन डिफिसिट के अंदर है। मतलब हम लोग 91 बिलियन नेगेटिव के अंदर है, राइट। और हमारा जो जीडीपी है वो 2935 बिलियन है और जो हमारा लाइबिलिटीज है 2009 बिलियन है, राइट। तो अब हम लोग जो भी यहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ नंबर्स देखेंगे वो सारा जीडीपी से रिलेटेड होगा, क्योंकि एक गवर्नमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जीडीपी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसलिए इसके ऊपर बहुत फोकस होता है और न्यूज़ चैनल में भी आप बार बार ये नाम सुनते होंगे, राइट। सो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर क्या है इसके अंदर, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है। डेब्ट मतलब ये लाइबिलिटीज टू जीडीपी रेशियो जो कि एसेट सेक्शन में आता है। तो 2009 इज टू 2935, तो वो 69% आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो ऐसा कहा जाता है कि 60% इज ओके, ठीक है। 60 से ऊपर जा रहा है तो वो नुकसान है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो उधार ज़्यादा दे रहा है तो उसका इतना जीडीपी स्ट्रांग नहीं है कि वो उसका उधार का पैसा लौटा दे, ठीक है। अगर ये ज़्यादा परसेंटेज आ जाता है तो, लेकिन 60 तक है या 60 के अंदर है, इट इज़ गुड आइडियली। सो जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो हेल्प करती है इन्वेस्टर्स को ये देखने के लिए कि कितना रिस्की है मुझे किसी को भी लोन देना, राइट। सो आफ्टर ऑल इफ ए कंट्री कांट पे मी बैक आई माइट थिंक ट्वाइस अबाउट लोनिंग इट माई मनी बाय परचेसिंग इट्स बॉन्ड्स, राइट। सो अभी हम लोग लाइव देखते हैं ये सारे फिगर्स कैसे दिखते हैं हर एक देश के। सो आपको क्या करना है, गूगल में टाइप करना है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो और इसके आगे आप टाइप करना ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, ओके। फिर ये जो लिंक आ रही है ये आप ओपन कीजिए। सो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ये बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है जिसके अंदर सारा हमको इकोनॉमिक डेटा मिलता है, ओके। तो ये दिख रहा है हमारा, ठीक है। तो ये 2010 से 2019 तक का डेटा हमें दिख रहा है। तो कितना परसेंटेज था, राइट, 65 67%, अभी 69.62% आया हुआ है। अब हम लेके चलते हैं आपको। सो अगर आप गूगल में टाइप करेंगे कि कंट्री वाइज डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, राइट, तो आपको ये पूरी लिस्ट दिखाई देगी सारे कंट्रीज की। तो ये वर्ल्ड है, ठीक है। अगर अलग कॉन्टिनेंट से देखना है तो यूरोप है, फिर अमेरिका है, राइट। सो आप यूरोप में देखो, ग्रीस का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, राइट, 177। इटली में बहुत सारा फाइनेंशियल क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट, 135%। आप देख सकते हैं सारे देशों का। अ, आप एशिया में अब जापान की हालत देखो, अभी जापान इतना ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है लेकिन अभी वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो इतना डेब्ट टू जीडीपी रेशो मतलब जापान पैसा लौटाता ही नहीं है, ठीक है। उधार के ऊपर उधार, उधार के ऊपर उधार चल रहे हैं। तो जापान में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आने वाले हैं, ओके। फिर हम यहाँ पे इंडिया देखिए 69.62। सो जितने भी 60 के नीचे है वो कंट्रीज मतलब अच्छे बोले जाते हैं, ठीक है। यूएस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब उधार हो रहा है, आप देख सकते हो 107%। तो यूएस में भी क्राइसिस आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लंबे समय में ये क्राइसिस होते हैं, इमिडिएटली ये सारी क्राइसिस नहीं होते, ठीक है। सो अगर मोटा मोटा अगर बिगर पिक्चर हम लोग देखें
तो जब भी हम गवर्नमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं तो हम सिर्फ उसके एक्सपेंसेस या उसका डिफिसिट, राइट, या उसके टैक्सेस से जज नहीं कर सकते हैं। हमको जज करना है जीडीपी। जितना जीडीपी स्ट्रांग, उतने जितने भी गवर्नमेंट के पाप है वो सारे धुल जाते हैं। ठीक है, तो जीडीपी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और हम हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं जीडीपी स्ट्रांग करने के लिए? तो हम हमारे जो देश के प्रोडक्ट्स हैं, मेड इन इंडिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकते हैं। ओके, स्पेशली टाटा के प्रोडक्ट्स, क्योंकि रतन टाटा जी ने 1,500 करोड़ हमारे देश को दिए, तो हमारी कंपनीज ने काफ़ी ज़्यादा, मतलब आनंद महिंद्रा ने भी दिए, रिलायंस ने भी दिए। सो हमें ये देखना है कि हमारे देश का अगर जीडीपी हमें बढ़ाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। ओके, अभी होता है कि बाहर के प्रोडक्ट्स सस्ते हैं, तो मैं चाहूँगा कि इंडियन एंटरप्रेनर्स भी कॉम्पिटिटिव रेट्स में चाइना को टक्कर दे और कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करे। ओके, तो जिससे हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हम हमारा देश का जीडीपी बढ़ाए, ताकि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, सबका इनकम भी बढ़े। सो आज हमने क्या सीखा बेसिकली? हमने वापस अगर मैं इन शॉर्ट अगर आपको बताऊँ, तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने सीखा कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, राइट। तो इसके अंदर कैश फ्लो का क्या इंपॉर्टेंस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग क्या एग्जैक्टली चेक करते हैं, ठीक है ना। पॉलिसीज कैसे अफेक्ट करती है, गवर्नमेंट पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स होता है, मनी सप्लाई होता है, फिजिकल पॉलिसी, टैक्स होता है, और उनका स्पेंडिंग होता है, खर्चा कुछ इस तरह दिखता है, सरप्लस होता है या डिफिसिट होता है, राइट। हमने देखा जीडीपी कितना इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कम नहीं कर सकते। फिर हमने रिलेशनशिप विथ नंबर्स देखा, राइट। तो डेब्ट टू जीडीपी रेशो क्या होता है, ओके। जितना भी रेशियोज है वो सारी जीडीपी से होगा, जीडीपी टू रेवेन्यू रेशो, जीडीपी टू डिफिसिट रेशो, जो भी सारी चीज़ें हैं रिलेशन, मतलब जीडीपी सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने कंट्रीज को कंपेयर किया, राइट। सो आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।